हेलो एंड हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कोरोना महामारी और लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिसका उद्देश्य निराशा से आशा की ओर, हार से जीत की ओर लेकर जाना है। तो बने रहिए हमारी इसी इनिशिएटिव के साथ में। और आज हम एक ऐसी महान हस्ती से मिलने जा रहे हैं जो केवल टीचर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी कवयित्री रह चुकी हैं और आज भी वो अपना बहुत बड़ा योगदान इस सोसाइटी में दे रही हैं। तो आइए हम सुनते हैं मैम की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो मैम, सबसे पहले ऑडियंस जानना चाहती है आपके बारे में, प्लीज। सबसे पहले तो ऑडियंस के लिए नमस्कार। तो मैम, आप कहाँ रहती हैं? मैं वैसे तो बेसिकली सहसवान की रहने वाली हूँ। अच्छा। मगर इस समय जो है मैं बदायूं में रह रही हूँ करीब 1-1.5-2 साल से। अच्छा अच्छा। तो मैम, आप जो है क्या कर रही हैं अभी फिलहाल में? तो मैं गिंदो देवी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद पे हूँ। तो हिंदी आप पढ़ाती हैं मैम? हिंदी पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो मैम आप जब हिंदी पढ़ाती हैं तो आप हिंदी के बारे में एक्चुअल में क्या बोलना चाहती हैं कुछ शब्दों में, कि ताकि बच्चों को हिंदी के प्रति जागरूकता हो? एक तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि हम लोग जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसको बहुत तारीफ के काबिल समझते हैं। मगर जब कहते हैं कि हिंदी में एमए कर रहा है बच्चा या बीए में हिंदी ले रखी है तो कहते हैं अरे ये क्या सब्जेक्ट है हाँ, हिंदी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो हिंदी क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है हमारी, और राष्ट्रभाषा की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तैयार है। तो अगर हमारे युवा वर्ग उसका योगदान देंगे तो हमारी हिंदी जो है लोगों की जुबान तक तो है ही, लोगों के दिलों में भी उतर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी लोगों को हिंदी पे ज़्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। हमें अपनी माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसी आशा के साथ में हम मैम से एक बार ज़रूर कहेंगे कि मैम, आप पहले ऑडियंस के लिए अपनी कविता जो आपने खुद रचित की है, प्लीज़ उसको प्रेजेंट करिए। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैम का एक व्यक्तित्व जो है वो कवयित्री के रूप में भी है और वो हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। तो मैम प्लीज़ शुरू करिए। देखिए, इस समय क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो मैंने जो कविता ली है वो अपनी जो है नेताओं को समर्पित कर रही हूँ, और नेताओं के लिए एक करारा व्यंग है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। ये तो आज बहुत ज़रूरी हो चुका है एक्चुअल में। सबसे पहले तो मैं जो 4 पंक्तियाँ बोल रही हूँ वो हैं कि कभी कभी अकेले में बैठकर गुनगुना लेती हूँ, कभी कभी अकेले में बैठकर गुनगुना लेती हूँ, कुछ दिल की सुनती हूँ और कुछ सुना देती हूँ, कभी कभी अकेले में बैठकर आंसू भी बहा लेती हूँ, खुद ही सवाल पूछ खुद ही जवाब भी बना लेती हूँ, कभी कभी अकेले में बैठ खुद पर इतरा लेती हूँ और कोई नहीं मिलता जब हमदर्द तो खुद से ही बतिया लेती हूँ। तो आज क्योंकि इस समय कोरोना वाली महामारी है, किसी से आपस में वैसे बतियाना तो नहीं रह गया है, बस केवल फोन के माध्यम से रह गया है। तो बस छोटी मोटी कविताएं लिख लेते हैं। नहीं नहीं, आपका योगदान मैम हमेशा से ही अव्वल रहा है। पूरे बदायूं ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी मैम जा चुकी हैं और अपना योगदान वहाँ भी प्रस्तुत कर चुकी हैं। तो इसीलिए मैम, आप क्या चाहती हैं कि मैम स्टूडेंट को पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या जो आजकल लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, आप बेहतर जानती हैं, क्योंकि टीचर व्यक्तित्व और चरित्र दोनों को निखारने में बहुत अहम भूमिका अदा करता है। देखिए, पढ़ाई तो जो है अपनी जगह है ही, क्योंकि पढ़ाई के बिना, शिक्षा के बिना तो हमारी हर चीज़ अधूरी है। तो पहला हमारा जो प्राथमिकता है वो तो शिक्षा होनी ही चाहिए, मगर उसके बाद में जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद में जब हमारे बच्चे में अगर कोई रुचि है तो हम उसको जागृत कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि पढ़ने में बच्चे का मन नहीं लग रहा होता है या बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो ऐसे समय में उसकी जो अपनी पहचान है उसको एक मौका दे सकता है। और ये मैं अपनी बेटी से भी कहती हूँ, और मेरी बेटी कला के क्षेत्र में भी उभरती भी रही है जी। क्योंकि जब मन नहीं लगता है उसका पढ़ने में कि जो है इस समय थक गई हूँ, तो उस समय वो जो है ये सब चीज़ करती है। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है हमारे लिए दूसरी मान्यता होनी चाहिए। जी, पहले हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल, हम सभी लोगों के लिए मुख्य कार्य सबसे बड़ा जो है वो पढ़ाई है, शिक्षा हासिल करना, क्योंकि ज्ञान ही जीवन है तो अज्ञान मृत्यु। तो मैम, हम ये जानना चाहते हैं आपको कितनी साल हो गई मैम पढ़ाते हुए? मुझे यहाँ कॉलेज में करीब 15.5 साल हो चुके हैं। 15.5 साल, जिसमें कि मैंने 14 साल सहसवान से अप डाउन किया। अच्छा, सहसवान से बदायूं के लिए मैंने अप डाउन किया।
अच्छा। अब आप जो अभी उस समय कविता की बात कर रहे थे तो मैं फिर कविता पे ही, क्योंकि कवि हूँ तो कविता पे ही आ जी जाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरे स्वागत है। को मंच संचालिका के रूप में भी जाना जाता है और बधाइयों के बहुत मंचों पर मैं संचालन भी करती हूँ। तो जो मैं बात कह रही थी कि मैं नेताओं के लिए समर्पित जी। करते हुए, तो इस समय जो है क्योंकि वोट पड़ रहे हैं हाँ बिल्कुल और हर बिल्कुल। नेता हर एक के घर पर जा रहा है, तो बिल्कुल। उसी पर मैंने अपने एक व्यंग लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल तो वो मैम, आप तक स्वागत है। पहुंचाती हूँ कि मेरे द्वार पर एक भिखारी आया। मैंने भिखारी की संज्ञा अब जो है आप लोग खुद पहचानिएगा जी। कि मेरे द्वार पर कल एक भिखारी आया, झोली फैलाई, अश्रु झलकाए, गिड़गिड़ाया। मैंने रुपया निकाला और उसकी झोली में डाल दिया। वह थोड़ा मुस्काया, मेरा रुपया वापस लौटाया, बोला मैं रुपया नहीं लेता। मुझे ताज्जुब हुआ, रुपया नहीं लेता। फिर मुझे थोड़ा याद आया कि इसे कहीं देखा है। याद करती रही पर याद नहीं आया। तभी वह बोला कि बहन, ये रुपया नहीं, मेरी झोली में एक वोट डाल दीजिए, मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, जन्म जन्म का तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा। तभी मुझे तुरंत याद आया कि यह 5 साल पहले भी आया था, इसी तरह रोया गिड़गिड़ाया था, मुझे इसी तरह बहन बनाया था, परंतु कुर्सी पर बैठते ही सब भूल गया था। आज फिर गिड़गिड़ा रहा है, मुझे बहन बना रहा है, कुर्सी के लालच में सबके आगे झोली फैला रहा है, स्वयं को जनता का सेवक बता रहा है। कल कुर्सी मिलेगी तो सब भूल जाएगा, जनता इसकी सेवक और ये इसका दाता बन जाएगा। तब हम भी इसके द्वार पर जाएंगे, इसे भाई भी बनाएंगे, ये हमें कुछ नहीं देगा। यदि पहचान भी लिया तो हमारी झोली में झूठे आश्वासन डाल देगा, झूठे आश्वासन डाल देगा। क्या बात है मैम ने कितना ही अच्छा व्यंग करा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिशियन है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आपको इतनी सालें हो गई, अप डाउन भी किया आपने, काफ़ी स्ट्रगल किया आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैम इस दौरान आपको कहाँ कहाँ ऐसा लगा कि कितने स्टूडेंट आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति और हर स्टूडेंट नज़र और उसका नज़रिया अलग अलग होता है। तो आपकी क्लास में किस तरीके से आपने मैनेज करा अच्छे भी स्टूडेंट को और बुरे भी? देखिए, शुरुआत में करती हूँ क्योंकि मैंने सफ़र किया, बस में मेरी मुलाकात बहुत सारे स्टूडेंट्स से होती थी, क्योंकि बदायूं सहसवान पिछड़ा इलाका है और सब कॉलेज में अध्ययन करने के लिए बदायूं ही आते थे। तो मेरा बस में जो सफ़र कटता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात होती थी, उनसे बातचीत भी होती थी। तो उसमें कई तरह के स्टूडेंट होते थे। एक तो होते थे जो कि केवल कॉलेज तक जा रहे हैं मौज मस्ती करने के लिए, बिल्कुल। और कुछ ऐसे भी होते थे कि जो मेरे को देख के अपनी निगाह भी बचा लेते थे, क्योंकि वो लोग जो है केवल एंजॉय करने के लिए जा रहे होते थे। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो वास्तव में पढ़ने के लिए आते थे, और वो लोगों की क्वेरीज होती थी, जैसे पेपर भी होता था तो वो लोग जो है उसका सदुपयोग कर लेते थे, बस में ही मुझसे पूछ लेते थे कि मैम इसमें थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। तो एक तो वो चीज़। दूसरी, जब हम लोग कक्षा में पढ़ाते हैं तो कक्षा में जो है कई तरह के बच्चे होते हैं। तो मेरे को याद आता है कि एक लड़की थी मेरे, उसमें गौसिया नाम था उसका। अच्छा। उसका पैर से बिल्कुल बेकार थी वो। अच्छा, मतलब हैंडीकैप्ड थी। अच्छा। तो विकलांग के कोटे में थी, मगर जो है उसको पढ़ने का बहुत शौक था, और उसके माता पिता दोनों ही बहुत ही गरीब थे, और उसको पढ़ने का जज्बा पहले इतना नहीं था। वो पहले बस केवल बैठती थी, और क्योंकि उसे लोग जो है थोड़ा सा अलग रखते थे। अच्छा। तो मगर जब वो मेरे संपर्क में आई तो वो मेरे से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि वो जो है केवल मेरे क्लास को करने के लिए वो फ़ोन कर लेती थी, या फिर जो है मेरे क्लास को करने के लिए आती थी कि मैम आप पढ़ाएंगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनकी प्रतिभाएं छुपी हुई थी, उनकी प्रतिभा जो है बाहर निकल के आई। उन लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट किया कि भाई तुम हिंदी बहुत अच्छा बोलते हो, कि हिंदी दिवस पे जो है बोलो। तो ऐसे करके कुछ बच्चों को मंच पर लाए, कुछ बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लाए, मगर पढ़ाई को जो है उन लोगों को कहा कि भाई जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो हमसे पढ़ो। तो क्या मैम आजकल के नौजवानों में या स्टूडेंट्स में पढ़ाई की प्रति इच्छा शक्ति क्या खत्म हो चुकी है या दमन हो गई है? खत्म नहीं हुई है, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति एक तरफ से समझिए कि मोबाइल में लग गई है। मोबाइल में लग गई है। मैम ने बहुत ही अच्छा बात कही है। वो मुख्य रूप से उपयोग करना चाहते हैं। मोबाइल हम लोगों की जो है प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। अब एक तो ये हो गया है कि हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना है, बच्चों को ऑनलाइन रहना है। तो मगर पढ़ाई के लिए आप मोबाइल का प्रयोग करिए, या बहुत अच्छी चीज़ों के लिए प्रयोग करिए। अब जैसे आप ही जो है इंटरव्यू लेने आए हैं इस समय, तो आपका इंटरव्यू देख के बच्चे मोटिवेट हों तो जो इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर
ये है कि बस गलत क्षेत्र में जो है ना जाकर मोबाइल का अच्छे से प्रयोग करिए, तब जो है आपको उसके सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। हम और सभी लोगों को पढ़ाई में भी जो है जागरूकता आएगी कि भाई आप जो है उस पर जो है जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फ़ोन करके पूछिए, या फिर जो है उसमें गूगल पे सर्च करके कुछ भी आप जो है तरह से जो है पढ़ाई को प्रयोग में ला सकते हैं। जी बिल्कुल, मैम ने बिल्कुल ही सही कहा। हम सभी लोगों को मोबाइल का सही उपयोग करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोबाइल ही हमें प्रयोग कर रहा हो। तो हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है और अपने आप को सेफ रखना है फ्रॉम द कोरोना वायरस, फ्रॉम द लॉकडाउन, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, और अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो मैम लास्ट में मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि मैम जिस तरीके से स्टूडेंट मोबाइलों में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू पढ़ाई, या हम कह सकते हैं स्टडी में इतना वो ध्यान नहीं देते हैं जितना मोबाइल में, लेकिन मोबाइल में भी कहीं ना कहीं वो मिसलीड हो रहे हैं, मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास मैम क्या शब्द हैं जो उनके लिए शायद कुछ अमृत का काम करें? देखिए, पहली बात तो ये कि जो है पहले जब पढ़ाई होती थी तो बच्चे नोट्स बनाते थे जी, कई किताबें इकट्ठी किया करते थे और जो है उसके बाद में नोट्स बनाते थे। अब ऐसे जो है 100 में से मेरे ख्याल से 10% बच्चा होगा जो कि जो है केवल लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता होगा या लाइब्रेरी में बैठ रहा है पढ़ने के लिए। तो मोबाइल एक तरह से, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि मोबाइल का प्रयोग हम लोग अच्छे क्षेत्र में करें तो उसका प्रयोग भी हम जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। भाई पढ़ने के लिए जो है आप मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं कि उसमें से जो है कोई अच्छी चीजें जो आपको दिख रही हैं अच्छा उनको आप content। नोट करें, मगर जी, केवल ये नहीं कि मोबाइल में सर्च किया और उसी को जो है आपने गूगल पे सर्च किया और अगर और कुछ देख के पूछा छोड़ गया दिया। और जो है आपने छोड़ दिया या फिर उसी को फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, अरे अपने दिमाग का प्रयोग करिए उसमें, बिल्कुल। और उसको जो है अपने उसमें एक नोटबुक लीजिए, उसमें नोट करते जाइए कि क्या क्या अच्छी चीजें उसमें हैं और उनके सकारात्मक प्रयोग को देखिए, नकारात्मक से दूर रहिए। हम सभी लोगों को नकारात्मकता से दूर ही रहना है। और जैसे कि आप सभी लोग अपना जो समय व्यस्त या फिर अपने आप को बिजी रख रहे हैं, वो इंडल्ज कर रहे हैं एक कहीं ना कहीं मोबाइल की एक्टिविटीज़ में, या आप अपना समय जो है न्यूज़ चैनल को दे रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है हम सभी लोग इस समय गलत ट्रैक पे हैं। हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि हम अपनी किताबों को उठाएं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा हमारे पास में इंफॉर्मेशन होगी, जितने ज़्यादा हमारे पास में विचार होंगे, वो दूसरों तक भी पहुंचेंगे। और इसी आशा के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, और मैं आशा करता हूं कि हम दोबारा इसी अंदाज से, इसी नई किरण को फिर से जगाएंगे एक नए अंदाज में। थैंक यू। जय हिंद और जय भारत। जय हिंद।